लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। और पहली जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको पेश करने वाले हैं आमिर राना, जिनकी कहानी का उन्वान है धुंधला ख्वाब, और इसमें उनको सपोर्ट करेंगे रीडिंग में खुर्रम हामिद एज सेठ कामरान, रफिया काशिफ एज फिरदौस, और फहद आमिर सेठी एज बासित, सबाहत मुअज्जम एज मायरा, साकिब अली राना एज सलीम एंड पुलिस ऑफिसर, इशरत शाहीन एज माहीन, और आमिर अली खुद नरेटर भी हैं और उसके अलावा कुछ रोल वो भी प्ले कर रहे हैं। तो आमिर, अब ये आपके हवाले है, सो ओवर टू यू। धुंधला ख्वाब, मंजर नंबर 1, सेठ कामरान का ख्वाब। एक पुरस्कार हमलावर जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका होता है, धीरे धीरे से सेठ कामरान की तरफ बढ़ता हुआ उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है कि फिरदौस आवाज देती है, जिससे सेठ कामरान की आंख खुल जाती है। घबराहट में सेठ कामरान इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई आदमी नजर नहीं आता। फिरदौस सेठ कामरान को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ, फिर ख्वाब देखा? शायद मैं आज उसका चेहरा देख लेता अगर तुम आवाज ना देती। आप इस कदर परेशान क्यों हो जाते हैं? ख्वाब ही तो है। तुम जानती हो, मुझे जब ख्वाब आते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। बाज़ औक़ात ख्वाब एक वार्निंग होते हैं। कैसी वार्निंग? जैसे कोई मेरी जान के दर पे है, कोई दुश्मन। कौन हो सकता है आपका दुश्मन? वो ही हंजर वाला जो मेरे ख्वाब में आता है। काश मैं उसका चेहरा देख लेता। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, चलिए उठिए। मंजर नंबर 1, दूसरा हिस्सा। अगले दिन दोपहर 4 बजे फिरदौस और सेठ कामरान टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं। मायरा आती है। अम्मी जान, क्या भाई नहीं आए अभी? हाँ, अभी अभी आया है, अपने कमरे में गया है। मैं भाई के लिए खाना बना लूं। अगर उन्हें खाना ना मिला तो गुस्सा होंगे। मायरा किचन की तरफ चली जाती है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आपको याद है आज सलीम आ रहा है? हाँ हाँ, मुझे याद है। बासित मायरा को आवाज देते हुए टीवी लॉन्च में आता है। मायरा, मायरा, जी भाई। मेरे कमरे की सफाई किसने की? कितनी दफा कहा है मेरी चीजों को ना छेड़ा करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? ओहो, क्या हो गया है? चिल्ला क्यों रहे हो? भाई वो क्या वो? आइंदा कभी अगर मेरे कमरे की चीजों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ठीक है भाई। बासित गुस्से से अंदर चला जाता है। मायरा बेटा, इधर आओ। मायरा आकर सेठ कामरान के एक तरफ सोफे पे बैठ जाती है। बेटा, अगर इंसान पे काम का बोझ ज्यादा हो तो थोड़ा गुस्से वाला बन जाता है। तुम बासित की बातों का बुरा ना मनाया करो। मुझे मालूम है बाबा, आप फिक्र न करें। आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ, तुम्हारी अम्मी मुझे वक्त पर दवाइयाँ दे देती हैं और मेरा ब्लड प्रेशर भी वक्तन फवक्तन चेक करती रहती हैं। बासित कुछ फाइलें लेकर टीवी लॉन्च में आता है और सेठ कामरान के सामने मेज पर रख देता है। बाबा, ये कुछ कागजात हैं। कैसे कागजात हैं? इनमें मुलाजमीन की सैलरी शीट है, कुछ नए मुलाजमीन के अपॉइंटमेंट लेटर हैं और चेक हैं जिस पे आपके दस्तखत होने हैं। मायरा बेटा, मुझे मेरा चश्मा दो। मायरा साइड टेबल से चश्मा उठाकर सेठ कामरान को देती है। सेठ कामरान फाइलों को चेक करता है और उन पे दस्तखत करके बासित को फाइल वापस कर देता है। बासित फाइल लेकर चला जाता है। मैं सोच रहा था कि एक एडमिन ऑफिसर रख लेते हैं, बासित पे काम का बोझ कम हो जाएगा। सेठ कामरान सोचने लगता है कि तभी सलीम आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सलीम? जी आपा ठीक हूँ। जाओ मायरा बेटा, सलीम के लिए चाय बनाओ। जी बाबा।
और सुनाओ सलीम मियाँ, क्या खबरें हैं? बस भाईजान क्या बताऊं, कोरोना की वजह से हमारी कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है। मुझ समेत उन्होंने कई मुलाजमों को निकाल दिया है। कहते हैं हम तनख्वाह नहीं दे सकते। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। सलीम मियाँ की नौकरी छूट गई और तुमने मुझे बताया ही नहीं। आप पहले ही परेशान थे, मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। सलीम, हमें ऑफिस के लिए एक आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। मगर भाईजान यूं आपके साथ ऐसे काम करना। तुम्हें काम चाहिए और हमें भरोसे वाला आदमी, और तुम हमारे अपने भी हो। चलें चलें भाईजान, जैसा आप कहें। ठीक है, फिर तुम कल से बासित के साथ ही ऑफिस चले जाना। बेहतर होता बेहतर होता अगर आप पहले बासित से पूछ लेते। बासित से क्या पूछना है? अभी चेयरमैन तो मैं ही हूँ। उसका हाथ बटाने के लिए ही तो कर रहे हैं ये सब। मायरा बेटा, जाओ अपने भाई को बुला के लाओ। जी बाबा। मायरा बासित को बुलाने चली जाती है। ये कंपनी की प्रोफाइल है, इसे देख लेना। बाकी बासित तुम्हें ब्रीफ कर देगा। सलीम चाय पीने लगता है। बासित टीवी लॉन्च में आता है। हाँ जी, बेटा बैठो। बुलवाया आपने मुझे? हाँ बेटा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मैं अब बीमार रहता हूँ और ऑफिस को भी वक्त दे नहीं पाता। तुम पे काम का काफी बोझ होता है। मैं चाहता हूँ कि हम सलीम को ऑफिस में रख लेते हैं, ताकि तुम्हारे काम का बोझ भी हल्का हो जाए। अगर आप किसी और का नाम देते तो शायद मैं मान जाता, लेकिन मैं इसके साथ हरगिज काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकते तुम काम? सलीम अपना ही तो आदमी है। आप जानते हैं, मैं आपके नए ससुराल वालों के साथ काम किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। काम तो बहुत दूर की बात है। मेरे ससुराल वाले तुम्हारे भी कुछ लगते हैं बासित, इसलिए सोच समझ कर बात करो। कोई औरत मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती, चाहे वो आपकी बीवी हो। बासित बेटा, आपको कोई हक नहीं हमारी बातों में दखल अंदाजी का। बासित, तुम हद से गुजर रहे हो। आप जो मर्जी समझे, मैं इस आदमी के साथ काम नहीं करूंगा। मगर ये मेरा फैसला है बासित। मुझे पता है आपके फैसले का। आप सिर्फ अपना सोचते हैं। जब मेरी बीमार माँ को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने की जरूरत थी, तो आप अपने कारोबारी मामलात में उलझे रहे और वह बेचारी मर गई। अगर आज भी आप कोई फैसला करते हैं तो मुझे मालूम है अपने फायदे का ही सोचेंगे। बासित, बस बहुत हुआ। आपको अगर मुझ पे भरोसा होता तो शायद मैं यूं ना कहता। भरोसा था तभी तो तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, और तुम अब मेरे पे ही शक कर रहे हो। इसके अलावा जो भी आदमी होता मैं हंसी खुशी इसके साथ काम कर लेता, लेकिन इसके साथ कभी नहीं। ये मेरा फैसला है, तुम्हें इसके साथ ही काम करना होगा। अगर ये ऑफिस गया तो मैं नहीं जाऊंगा। बासित गुस्से से उठकर चला जाता है। सेठ कामरान उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं सुनता। मंजर नंबर 2। बासित और महीन पार्क में मिलते हैं। इस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया है माहीन। यानी तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी? अब क्या गुल खिलाया है उसने? मुझे शुरू से शक था। वो मेरे बाप पर कब्जा जमाने के बाद अब हमारी जायदाद के पीछे पड़ी है। अब पता है क्या किया उसने? क्या किया है? वो अपने भाई को भी ले आई है हमारे घर। तुम्हारे घर में? सिर्फ घर में ही नहीं, वो उसे मेरी कंपनी में भी फिट करवा रही है। कंपनी में भी? ओ माय गॉड! बाबा मुझे एग्जिट करना चाहते हैं। अचानक दोनों मियाँ बीवी को मेरे वर्कलोड की बहुत फिक्र होने लगी है। पहले बाप, फिर कंपनी, फिर जायदाद। जब तक मैं उस घर में आऊंगी तब तक तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका होगा। यही तो मुझे फिक्र है। मैंने बाबा को साफ साफ कह दिया है, मैं उस सलीम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। या वो कंपनी में रहेगा या मैं। और अगर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कंपनी छोड़ दो, फिर? यही तो उन लोगों का ट्रैप है, तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान है बासित, समझो। तो फिर क्या करूं? मेरा तो दिल करता है कि सलीम के बच्चे को। अगर तुम अपने बाबा के खिलाफ जाओगे और ऑफिस नहीं जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे बाबा ऑफिस का सारा चार्ज ही सलीम को दे दें। तुम्हें सलीम के साथ ही काम करना होगा। क्या मतलब? तुम
सलीम के साथ काम करो ताकि तुम उस पर नजर रख सको, और अगर कोई तुम्हें ऐसी वैसी बात मालूम हो तो इससे पहले कि वो बाजी ले जाए तुम पहले वार कर देना। मंजर नंबर 3। बासित, सलीम, शाहिद, मुनीब, फैसल मीटिंग रूम में बैठे फाइलें वगैरह देख रहे होते हैं। जी मुनीब साहब, क्या सूरत हाल है कपड़े की? इस दफा नई कंपनी का धागा इस्तेमाल करने की वजह से कपड़े की क्वालिटी में फर्क आया है। क्यों? जेडी कंपनी वालों ने कब से और नई कंपनी बना ली? सर, हम जेडी कंपनी से ही धागा खरीदते हैं, लेकिन इस दफा कोई और कंपनी से धागा खरीदा गया है। सलीम साहब, मैंने तो आपको जेडी कंपनी से धागा खरीदने को कहा था। जेडी कंपनी से एएम कंपनी की धागे की कीमत कम थी। तुम्हारी कम कीमत के चक्कर में जो कपड़े की क्वालिटी में फर्क आया वो? तो हम इस कपड़े को बेचकर उसी फीस उतना ही मुनाफा हासिल कर सकते हैं। बात मुनाफे की नहीं, क्वालिटी की है। अगर हम कपड़ा हमने कम कीमत में बनाया है तो हम बेचेंगे भी तो कम कीमत में। जैसी क्वालिटी है वैसी कीमत होगी। तुम भूल रहे हो, मैं इस मिल का एमडी हूं और तुम मुझसे पूछे बगैर अपनी मर्जी नहीं कर सकते। मैं चेक पे दस्तखत नहीं होने दूंगा। लेकिन बासी साहब, हमने उनसे धागा खरीद लिया है। अब अगर उनको पेमेंट ना की तो वो हम पे केस कर सकते हैं। इसकी टेंशन आप ना लें, मैंने सेठ कामरान से दस्तखत करवा लिए हैं। कल वो आएंगे, हम उन्हें चेक दे देंगे। तुमने चेक पे दस्तखत भी करवा लिए और मुझे बताया भी नहीं? मैंने जरूरत महसूस नहीं की। मैं तुम्हें बाबा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें कब का निकाल चुका होता। हेलो, तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? मुझे सेठ कामरान ने रखा है। बासित सलीम का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है। सलीम अपना गिरेबान छुड़वाकर बाहर चला जाता है। इसने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी कंपनी का मुलाजिम होकर मुझसे ही बदतमीजी करेगा? शाहिद, मुनीब और फैसल भी चले जाते हैं। बासित सोचने लगता है और बेचैनी में इधर उधर जाता है। माहीन को फोन लगाता है। हेलो माहीन, बाबा ने चेक पे साइन कर दिए हैं और मुझसे पूछा भी नहीं। ये तो शुरुआत है बासत। आज मिल के कागजात पर साइन कराए, कल जायदाद के कागजों पर करा लेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सेठ कामरान को अपने जाल में फांस लिया है माहीन। तुम्हें फौरन एक्ट करना होगा, वरना तुम उस बंगले से बाहर सड़क पर आ जाओगे। और मेरा क्या होगा? मैं तो सड़क पर नहीं रह सकती। फिक्र ना करो, सड़क पर वो औरत और उसका भाई आएंगे, और वो जो इनके इशारों में नाच रहा है, मैं सब संभाल लूंगा। मैं अभी बाबा से दो टोक बात करता हूँ। मंजर नंबर 4। सेठ कामरान, फिरदौस और मायरा टीवी लॉन्ज में बैठे बासित का इंतजार कर रहे होते हैं। आप बासित को जरा प्यार से समझाइएगा। मैं नहीं चाहती मेरे भाई की वजह से घर में कोई झगड़ा हो। जो भी था उसको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, उससे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं तो कहती हूँ आप सलीम को फारिग कर दें। नहीं अम्मी जान, बासित ने गलत किया है। माना कि उसमें गुस्सा है, लेकिन ये तो नहीं कि वो मामू जान के गिरेबान को पकड़ ले। बासित बाहर से टीवी लॉन्ज में आता है। बासित रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी है। अगर मैंने आर्जी तौर पर मिल का चार्ज तुम्हें दे रखा है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम स्टाफ से बदतमीजी करो और उनके गिरेबानों में हाथ डालो। तो खबर पहुंच चुकी है। क्या कमाल का खबरी रखा है आपने। बासित, तमीज से बात करो। अगर बाप अपने बेटे पे शक करने लगे तो फिर तमीज की कहाँ गुंजाइश रह जाती है? क्या मतलब? मैं तुम पे शक करता हूँ? मेरे तो हर कागज की छानबीन करते थे आप, और आपके साले ने जो कागजात दिए आपने पढ़े बगैर इन पे दस्तखत कर दिए, मुझसे पूछा भी नहीं। इसलिए कि अदायगी की आखिरी तारीख थी, वरना सप्लायर सप्लाई रोक देते। मैं मिल को यूं बंद होते नहीं देख सकता। तो फिर मुझे क्यों रखा हुआ है आपने? कर दे सलीम को मेरी जगह तैनात, यही तो आपकी बीवी चाहती है। कैसी बातें कर रहे हो बासित? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम दोनों मिलकर काम कर लो। मैं सलीम को समझाती हूँ, वो तुमसे पूछे बगैर आइंदा कुछ नहीं करेगा। सलीम की बजाय इसको समझाओ, इससे पूछो इसने सलीम का गिरेबान क्यों पकड़ा। इसकी इज्जत की बड़ी फिक्र है आपको।
मेरी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं। ये सब किसका है? मेरे बाद तुम ही तो हो जो मेरी सारी जायदाद के मालिक बनोगे। तुम्हारी इज्जत में मेरी इज्जत है बासित, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए क्या सोचूं? झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मेरी माँ को मरने दिया, इसको इलाज के लिए बाहर नहीं लेके गए। आप खुद गर्ज हैं। बासित कमरे में चला जाता है। सेठ कामरान सोफे पे गिर पड़ता है। बाबा, बाबा संभालिए अपने आप को। मायरा, मायरा पानी लाओ बेटा। मायरा पानी देती है। तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बाबा आपकी तबीयत। मैंने कहा ना, जाओ। सब चले जाते हैं। मंजर नंबर 5। सेठ कामरान ख्वाब में पुरस्कार हमलावर को देखता है। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल होता है। वो सेठ कामरान की कनपुटी पे पिस्तौल रखता है। सेठ कामरान चीख मारते उठ जाता है। फिरदौस चीख की आवाज से जाग जाती है। क्या हुआ? फिर देखा क्या ख्वाब? सेठ कामरान अपना सर हिलाता है। फिरदौस उसे पानी का गिलास देती है। चेहरा देखा उसका? सेठ कामरान इस बात में सर हिलाता है। मंजर नंबर 6। बासित और महीन पार्क में परेशानी की हालत में बैठे होते हैं। महीन जल्दी से बोलती है। अब क्या सोचा है? जिसने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो तुम? अगर उसे मार दोगे और जेल चले गए तो मेरा क्या होगा? और अगर उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया तो मेरा क्या होगा? देखो तुम कोई गलत काम मत करना, और अगर करना हो तो सोच समझ के करना, कोई सबूत छोड़े बगैर। मगर इससे पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। वो क्या? पहले तो किसी तरह से सेठ कामरान से जायदाद के पेपर्स पे दस्तखत करवाने होंगे। हाँ, ये ठीक है। जो करना है जल्दी करो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। हाँ, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मंजर नंबर 7। वक्त शाम। अगले दिन शाम को सेठ कामरान और सलीम टीवी लॉन्ज में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तुम ऐसा करना, जिस कंपनी से तुमने इस दफा धागा खरीदा हुआ है और जिस कंपनी से हम पहले धागा खरीद रहे थे, उन दोनों से मजीद धागा खरीद लो और दोनों किस्म का कपड़ा तैयार करवाओ। जी जी, मैंने धागे का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। उम्मीद है 2 या 3 दिन में आ जाएगा। ये तुमने अच्छा किया। जी, मैं अब चलूं? बासित की कोई खबर है? जी, वो सुबह आए थे, लेकिन 12 बजे चले गए। सेक्रेटरी ने बताया कि वो कंपनी के वकील से मिलने गए हैं। वकील से? वो क्यों? ठीक है, तुम जाओ। सलीम चला जाता है। सेठ कामरान अपने दोस्त वकील को फोन करता है। बासित दूर से ही सेठ कामरान को देखकर छिप जाता है और उसकी बातें सुनता है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी बोले। मुझे प्रॉपर्टी में अपनी बेटी और बीवी को उनका हिस्सा गिफ्ट करने के लिए कागजात तैयार करवाने हैं, आप कर देंगे? हाँ, मगर क्यों? वसीयत तो आपने पहले ही लिखवा रखी है। मुझे बासित पर भरोसा नहीं। मेरे बाद वो मेरी बेटी और बीवी से इंसाफ करेगा। ओके, मैं पेपर्स तैयार करता हूँ। सेठ कामरान को ऊँघ आ जाती है। बासित आता है और चुपके से चश्मा उठाकर चला जाता है। मायरा आती है। सेठ कामरान को बाबा, आराम देखकर वो खामोशी बाबा से। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर है अब। ये कुछ बिल हैं जिन पे आपके दस्तखत चाहिए, जरूरी हैं। अच्छा, आज मैं दस्तखत कर देता हूँ। आइंदा जो भी कागजात होंगे वो तो सलीम को दे दिया करना, उसे अकाउंट्स की समझ है। बासित खामोश रहता है। मायरा बेटा, मुझे मेरा चश्मा दो। मायरा इधर उधर देखती है लेकिन उसे चश्मा नजर नहीं आता। बाबा आपने चश्मा किधर रखा है? इधर ही पड़ा होगा कहीं, नहीं मिल रहा तो रहने दो। तुम मुझे बताती जाओ, जहां जहां दस्तखत होने हैं मैं वहां वहां दस्तखत कर देता हूँ। जी ठीक है बाबा। तुम इस तरफ आ जाओ, मैं बता देता हूँ। तुम रहने दो, मायरा खुद मुझे बता देगी, उसे भी तजुर्बा होना चाहिए। इसे नहीं पता कुछ, मैं बता देता हूँ। भाई मुझे पता है कि कहाँ कहाँ सिग्नेचर होने हैं। बाबा ये कोई स्टैम्प पेपर है,
तुम इन्हें सिर्फ ये बताओ किस किस जगह सिग्नेचर होने हैं, बस। बाबा एक मिनट, ये पेपर दीजिएगा। मायरा पेपर बाबा को ये गौर मुझे से पढ़ती है। बाबा ये मुझे जायदाद के कागजात लग रहे हैं। बासित मायरा से पेपर छीनने की कोशिश करता है तो मायरा उसे पेपर नहीं देती। बाबा ये तो जायदाद ही के कागजात हैं और इस पे आपका और भाई का नाम भी लिखा हुआ है। बासित ये क्या है? भाई सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते हैं। क्या? बासित मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसे धोखेबाज निकलोगे। और आप ये सब अपनी बीवी और साले के नाम करना चाहते हैं। आपको फोन पर अवैस अंकल से बात करते मैंने सुन लिया था। आप एमडी की सीट से मुझे हटाना चाहते हैं ताकि आप अपने साले साहब को मेरी जगह पे तैनात कर सकें। अब मुझे समझ आई कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट था मुझे तुम पर वो भी खत्म हो गया। अब मैंने जो काम करना था कल वो मैं आज ही करूंगा। मायरा अवैस अंकल को फोन लगाओ। फिरदौस शोर सुनकर टीवी लॉन्ज में आती है। मैं आपको अपने हक पर डाका डालने नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? तुम्हें आज और अभी मैं अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। खुश हो जाओ, तुम्हारी साजिश कामयाब हो गई। तुम्हारा शौहर अपने इकलौते बेटे को जलील कर रहा है। निकल जाओ मेरे घर से। ये मेरा घर है सेठ कामरान, तुम निकलो मेरे घर से। और तुम भी अपने बेटे समेत। मैं वकील से बात करके आ रहा हूं, मुझे नजर ना आना, वरना क्या धमकी दे रहे हो? वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। बासित चला जाता है। फिरदौस और मायरा सेठ कामरान को तसल्ली देती हैं। मंजर नंबर 8। 3 रोज बाद सेठ कामरान, सलीम, शाहिद, फैसल और मुनीब ऑफिस में बैठे होते हैं। मियां सलीम हुसैन को एमडी नामजद कर दिया है और आज के बाद सलीम साहब ही सारा काम संभालेंगे। मगर सेठ साहब, बासित साहब। आप बासित की फिक्र ना करें। अगर वो अंदर आने की कोशिश करे तो सिक्योरिटी वालों से कह दें कि उसे रोक दे। जी सर। सेठ कामरान सामने पड़े कागज पे दस्तखत करके पेपर सलीम की तरफ बढ़ाता है। सलीम अपनी कुर्सी पर बैठो और मीटिंग शुरू करो। मैं अब चलूं, मेरी वकील से मुलाकात। तभी अचानक बासित आता है। मुझे कौन रोक सकता है अपनी मिल में दाखिले से? ओए जाली एमडी, उठ मेरी कुर्सी से। तुम सब लोग जाओ, जाते हो या धक्के मार के निकालूं? सारा स्टाफ चला जाता है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बासित। गलती तो मैंने इस वक्त की थी जब इस औरत को अपने घर में घुसने दिया था। आपने उस औरत के लिए मेरी माँ को मरवा दिया। मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूँ? उस बेचारी का कोई कसूर नहीं। उसने तो हमेशा तुम्हें बेटा समझा, तुम्हारा ख्याल रखा। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ जिसे आप दोनों ने मरवा दिया है। सलीम सिक्योरिटी को फोन करो। खबरदार सलीम, जो कोई फोन किया तो इन पे साइन कर दें, यहां, यहां और यहां। आज मेरा चश्मा मेरे पास है। खुली आंखों से करें या बंद आंखों से, साइन तो आपको करने ही होंगे। बासित अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। बासित, ये क्या कर रहे हो? होश में आओ, अपने बाप पर पिस्तौल तान रहे हो। अच्छा तो ये पिस्तौल तुम पे तान लेता हूं। सेठ कामरान, अगर आज आपने दस्तखत ना किए तो आपका प्यारा शायद अल्लाह को प्यारा हो जाए। बासित अपनी पिस्तौल नीचे करो। सलीम आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए बासित से पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है। दोनों में छीना झपटी के बाद गोली चल जाती है। सलीम गिर पड़ता है। बासित खुद भी शौक में होता है। सेठ कामरान चीखता है, ये तुमने क्या कर दिया बासित? मंजर नंबर 9। सेठ कामरान, मायरा और फिरदौस टीवी लॉन्ज में बैठे होते हैं। मेरा भाई मेरा भाई, उस बेचारे का क्या कसूर था? मारना था तो मुझे मार देता, उस बेचारे को क्यों मारा? मेरा भाई ने बहुत गलत किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सेठ कामरान कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलता है, जानती हो तुम, ख्वाब में जिस शख्स ने मुझ पर पिस्तौल तान रखी थी उसका चेहरा मैंने देख लिया था। वो बासित था। आपका ख्वाब सच हो गया। ऐ खुदा, तूने मुझे कैसी औलाद दी।
जो मेरी ही दुश्मन निकली। इससे अच्छा था कि तू मुझे बेटा ही ना देता। पहले जायदाद हथियाने की कोशिश की, फिर मामू जान का कत्ल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती वो ऐसे कर सकते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर टीवी लॉन्च में आता है। कि जी हमने बासित को गिरफ्तार कर लिया है, कल उसे अदालत में पेश करेंगे। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं अभी अभी आपके ऑफिस से आ रहा हूँ। कोई भी अदालत में गवाही देने को तैयार नहीं है। अगर कोई यानी शायद ना मिला तो उसकी जमानत हो जाएगी। आजाद होने के बाद वो पहले मुझे मारने की कोशिश करेगा। मैं और मायरा कहाँ जाएंगे? मुझे डर लग रहा है बाबा, बासित तो बिल्कुल पागल हो गया है। किस तरह का सबूत चाहिए आपको? ये सबूत के पिस्तौल किसका था। बासित ने तो दावा किया कि सलीम का पिस्तौल था और खुद को बचाते हुए गोली लगी है। मगर पिस्तौल बासित का है, उसके कागजात मौजूद हैं। हाँ, अगर वो कागजात अदालत में पेश कर दें तो उससे बहुत मदद मिलेगी। मगर ऐनी शाहिद गवाना बहुत ज़रूरी है। ऐनी शाहिद तो आप ही हैं। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मेरे सामने बासित ने सलीम का कत्ल किया है। आप ये बयान अदालत में देंगे? जी जरूर। अच्छा, अपने बेटे के खिलाफ? हाँ, अपने बेटे के खिलाफ। फिर कम से कम इसकी जमानत नहीं होगी। मैं अपने अमले को आपका बयान लेने के लिए भेजता हूँ। आप अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही देंगे? बेटे के खिलाफ नहीं, बेटी के हक में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। आपकी जो है आपके स्क्रिप्ट को बड़ी अच्छी तरह पेश किया गया, और ये कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एज खुर्रम, रफिया, फहद, सबाहत, साकिब एंड इशरत।